आज इस वक्त हमारे धमतरी टीवी स्टूडियो में एक ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो किसी नाम व परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कार्यशैली एवं मिलनसार हंसमुख स्वभाव से सब लोग कायल हैं। लोगों की जुबान पर ये हमेशा रहता है कि किसी के सुख हो या दुख हो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं गुरुमुख। तो आज ऐसे जनप्रिय जनप्रतिनिधि से मिलवा रहे हैं जो धमतरी विधानसभा के 2 बार विधायक रह चुके हैं एवं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए मिलिए श्री गुरुमुख सिंह होरा जी से। उन्होंने अपने व्यक्तित्व व जन कल्याणकारी कार्यों से धमतरी के पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का गढ़ बना लिया था। 2008 और 2013 में उन्होंने 2 चुनावों में बीजेपी को मात देकर अपनी जीत को लगातार बरकरार भी रखा। वहीं 2018 में बीजेपी की रंजना साहू से मात्र 464 मतों के अंतर से वे हार गए थे, मगर उस हार को वे अपनी जीत ही मानते हैं और आज भी कमर कस कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और निरंतर भी अपने क्षेत्र का दौरा कर जनमानस से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी करने में लगे हैं। तो आइए जानते हैं इस बार विधानसभा को लेकर गुरुमुख सिंह होरा जी की क्या तैयारी है और किस मुद्दे को लेकर वे अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। देखिए एक खास बातचीत मनोराज पचौरी के साथ। यदि इस बार आपको टिकट मिलती है तो उन परिस्थितियों से निपटने और ऐसे षड्यंत्रकारियों से निपटने आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति तो यही होती है कि जनता के बीच में जो काम किया है आपने, उस काम का एक महत्व होता है। जनता इस पे जो आशीर्वाद देती है, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उसको मैं महत्व देता हूँ, क्योंकि जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। षड्यंत्र तो कुछ टाइम के लिए होता है और वो टाइम जब निकल जाए तो फिर जनता उस बात को सोचती है कि हमसे गलती हुई है। इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि जनता की कोई गलती नहीं होती, जो उनके समझ में आता है करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। जनता ये समझने लगी है कि हमसे गलती हुई है। मैं उनको जनता की गलती नहीं मानता, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी ही किस्मत की बात होती है कि उनकी किस्मत के कारण ही मैं हारा हूँ। बाकी षड्यंत्र तो चलता रहता है, राजनीति में ग्रुपबाजी चलती रहती है, ग्रुपबाजी कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए कोई खास बात मैं नहीं समझता। बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता जैसा चाहती है वैसा होता है। ये अभी संगठन और पार्टी के बीच कुछ एक खींचतान की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है कि कांग्रेस के अंदर कई ग्रुप हो गए, ग्रुपिज्म सा आ गया है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये न केवल स्थानीय कांग्रेस की सेहत के लिए बल्कि कहीं ना कहीं शहर के विकास के लिए भी घातक है? निश्चित ही इस तरीके से कुछ वोट काटते हैं और कुछ वोट काटने के कारण कई बार तकलीफ भी होती है, नुकसान भी होता है। वो पार्टी का एक नुकसान होता है, मगर मैं समझता हूँ कि एक बार गलती हुई है वो दोबारा गलती नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। यूं तो एक आम धमतरी आप ये मान के चल रहा है कि होरा जी की टिकट पक्की है और वो आपको अपने हमारे सर्वे के हिसाब से आपको नए विधायक के रूप में या अगले विधायक के रूप में देखना भी चाहता है। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि आपके टिकट कट जाती है, टिकट नहीं मिल पाती, तो आपका क्या स्टेप होगा? मैं तो एक पार्टी का सदस्य हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के जो निर्णय होंगे वो मेरे को स्वीकारने होगा। धमतरी के विकास के लिए मैं स्पेसिफिकली धमतरी शहर की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपकी नजरों में इसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? हमारी प्रमुख आवश्यकताएं क्या है? यदि मैं कहूँ कि घोषणा पत्र से अलग धमतरी शहर के विकास को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपकी ख्वाहिशें क्या है? तो देखिए, शहर के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रेलवे जी, जो कि मैंने स्वीकृत कराया जी। और आज जो रेलवे का जो कार्य चल रहा है, अभनपुर तक के कार्य हो गया है, आगे भी कार्य चल रहा है जी। यहाँ पर मैं जरा सा रोकना चाहूंगा, जहाँ तक रेलवे की बात है, भाजपा का कहना है कि ये जो रेलवे यहाँ बड़ी लाइन आई है ये उनकी उपलब्धि है।
मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास तो रिकॉर्ड है जी। कि रेलवे के जो काम हुए हैं, रेलवे के जो सैंक्शन कराया है, ये मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं। जी। इस रिकॉर्ड को आप देख लीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा और जनता को भी समझ में आ जाएगा कि रेलवे की स्वीकृति दिलवाई है, रेलवे का काम कराया है और रेलवे का राशि भी सैंक्शन हुई थी, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड जो किए बताते हैं, वो जुबानी जुमा खर्च तो राजनीति में चलता है और हवाबाजी भी खूब होती है। मैं हवाबाजी की राजनीति नहीं किया, जीवन में मैंने रिकॉर्ड के साथ काम करने का एक वादा है, कार्य करने की जो स्थिति है उस पर मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मेरे रिकॉर्ड्स है जी। तो एक बड़ी रेल लाइन होगी, इसके अलावा बड़ी रेल लाइन के अलावा नागरिक सहकारी बैंक जो कि 10 साल जी से बंद थी जी और 10 साल से बंद थी। मैंने एक वायदा किया था कि 30 दिन के अंदर चुनाव होने के बाद जी। मैं 30 दिन के अंदर नागरिक बैंक को चालू करूंगा जी। और सबके पैसे वापस होंगे। जी। सभी सदस्यों के 29 दिन के अंदर जी। इस बैंक को चालू किया और सबके पैसे वापस करवाया और वो नागरिक सहकारी बैंक आज फिर से चालू करा कि आज चालू है, जनता की सेवा में आज भी काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे आप बाईपास रोड की बात कहें, बाईपास रोड मैंने सैंक्शन कराया। बाईपास में भी मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बाईपास में भी और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पे भी श्रेय लेने की राजनीति आजकल गर्म है। एक तरफ एक ऐसा गुट है जो कहता है कि हमारे प्रयासों से बाईपास सैंक्शन हुआ, दूसरी तरफ रंजना साहू कह चुकी है कि आपने मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, यदि आप कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। जब इतना बड़ा दावा वो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? निश्चित ही मेरे पास रिकॉर्ड है, मेडिकल कॉलेज, रोड जी और जो बाईपास रोड की बात है जी वो मेरे पास सैंक्शन के जो लेटर्स हैं वो सभी कार्रवाई के जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के ऊपर मैं बात करता हूँ। जुबानी जमा खर्च नहीं करता कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और ये कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड के देता हूँ। और माननीय विधायक महोदय ने अगर इस बात को कहा है कि हमने कोई कागज नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित ही मैं उनको दिखा दूंगा और देखना भी चाहेंगे। आप भी देखिए और वो भी देखिए, अगर उन्होंने इस्तीफा की बात कही है तो मैं समझता हूँ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो एक कागज से संतुष्ट हो तो। जी 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 जी। चूंकि आप काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बेहद स्वाभाविक है कि सभी कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो धमतरी की राजनीति ये केवल अलग है। यहाँ के लोग कहने को तो सीधे साधे हैं, लेकिन जब अपनी पे आते हैं तो वो केंद्र तक को हिलाने की स्थिति रखते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि धमतरी की राजनीति किन मानों में अन्य जगहों से अलग है? मैं समझता हूँ कि राजनीति की जो है हर जगह अपनी अपनी स्थिति होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी वर्किंग रहती है। इस तरीके से काम करने का जो मादा है, निश्चित मैं समझता हूँ कि हमारे धमतरी शहर के जो नेता हैं वो सक्षम हैं और सही बात है कि वो जो चाहते हैं वो होता है और निश्चित ही जो जनता है वो जो चाहती है वही होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम धमतरी के जनता को बहुत अच्छा मैं सम्मानित भी करता हूँ और ये मानता भी हूँ कि उनमें क्षमता है कार्य करने का, कार्य कराने का। और मैं तो देखा हूँ कि जिस तरीके से हमारे धमतरी के नेता एक एक बात के लिए लड़ते हैं, एक एक बात के लिए कहते हैं, काम कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ, ताकि आज नेता जो है वो समझे कि इसका बात की कमी है, वो जनता मांग रही है, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है ये आपकी पार्टी को लेकर कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है और देश में जो उसका ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, उसका साफ कारण समझ में आता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो आपका उतना शक्तिशाली नहीं है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा है, एक समय था जो सैनिक इंडिया की बात करते थे। सैनिक इंडिया पे जिस तरीके से बीजेपी हारी थी आप सबको मालूम है। ये समय समय का परिवर्तन होता है। एक समय था कि जब बीजेपी बिल्कुल ही धरातल पे थी और आज आसमान पे है। निश्चित ही आज जिस प्रकार के
कर्नाटक का चुनाव हुआ, आज जितने स्टेट के भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस जीत रही है। कर्नाटक के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जीती है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये तीनों स्टेट में भी आगे चल के कांग्रेस का ये झंडा फहराने वाला है। ये समय था कि एक तरफ जब हम कभी माइनस में थे और आज हम प्लस में हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि आगे भविष्य कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ही देश को सही दिशा दे सकती है। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ जो युवाओं के साथ है वो है, बल्कि युवाओं के साथ क्या, ये धमतरी की मिट्टी की समस्या है कि यहाँ ब्रेन ड्रेन बेहद हो रहा है। यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे बाहर जा रहे हैं क्योंकि ना तो हमारे यहाँ वैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना वैसी इंडस्ट्रीज हैं, ना मेडिकल के ऐसे अवसर हैं। तो होता ये है कि यहाँ से यदि एक व्यक्ति बाहर जाता है तो केवल वो बाहर नहीं जाता, फिर उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी बाहर काम करती है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित ही, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैंने कार्रवाई की है और इसको हमारे जो रुद्री के कॉलेज है इसको प्रमोट करने के लिए भी काफी प्रयास किया, मगर कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आज बिल्कुल खाली पड़े, कई सीटें खाली है, इंजीनियरिंग में बच्चे कम मिल रहे हैं और जो हमारे रुद्री में कॉलेज है वो उसका भी जो सीटें हैं वो भी खाली रहती है। तो इस प्रकार की जो बातें इंजीनियरिंग कॉलेज की आई है, निश्चित ही मैंने प्रयास किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इसको अपग्रेड कर दिया जाए ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बच्चे जो जाते हैं बाहर उनको बाहर ले आना ना पड़े। रहा मेडिकल कॉलेज के लिए, मैं हमेशा से मेडिकल कॉलेज मेरे से जनता ने कभी मांग नहीं की। चुनाव लड़ने के बाद, विधायक होने के बाद मेरी अपनी सोच थी कि एक मेडिकल कॉलेज धमतरी में होना चाहिए, जिसके लिए मैंने खूब प्रयास भी किया। यहाँ तक के जो हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज के लिए काफी प्रयास किया। चटर्जी डॉक्टर थे, उनके साथ मिलकर मैंने काफी प्रयास किया और यहाँ का जो इन्फेक्शन कराने का था वो भी करवाया और मगर कुछ कारण था जिससे यह मेडिकल कॉलेज इसको नहीं बना पाए। कईयों की, अब किसी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, मगर कुछ लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज ना खुले, मगर मेरा एक प्रयास अभी भी जारी है कि मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए ताकि हमारे धमतरी को मेडिकल कॉलेज मिलने से काफी सुविधा होगी और सुविधा के साथ जो आपकी सोच है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ये पूरा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यूं तो आपने सभी विषयों पे बात की, एक विषय जो छूटा रह रहा है वो है शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों की सुधिरता। आज मैंने देखा है, केवल धमतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ की भी बात करूँ तो आज शास्त्रीय संगीत के कलाकार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक समय था कि इसी मौसम में, यानी जून लास्ट से लेकर फिर इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बल्कि दिसंबर तक काफी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, धमतरी में। लेकिन भूपेश सरकार के आने के बाद शास्त्रीय संगीत के उन प्रोग्राम्स की जगह लोक संगीत ने ले ली, लोक कलाकारों ने ले ली, जिसकी वजह से आज यहाँ का शास्त्रीय संगीत का आर्टिस्ट यहीं पे उपेक्षित है। इस संबंध में आप धमतरी के यदि परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप क्या इसके लिए कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई योजना है कुछ? शास्त्रीय संगीत की बात कही आपने, निश्चित शास्त्रीय संगीत के लिए हर साल यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं और निश्चित ही अभी कुछ साल, 2 साल में कुछ कार्यक्रम नहीं हुए, ऐसा मेरे को महसूस हुआ है। मगर ऐसा है कि जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का स्कूल का जो मामला है आज जो चल रहा है, प्राइवेट में चल रहा है, इसके लिए विस्तार से चर्चा करके इसमें क्या हो सकता है इसका ये मैं प्रयास करूंगा। इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है जो हो सकता है जरा सा हास्यास्पद भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जब से आप धमतरी में हैं तब से मैंने देखा है कि यहाँ आपको हर क्रूशल टाइम पे, हर कठिन समय में, चाहे वो चुनाव का समय हो या अन्य कोई समय, यहाँ आपको भाजपाइयों का समर्थन मिलता है, जबकि आपकी ही पार्टी के लोग राह में कांटे बोने का काम करते हैं। ऐसा क्यों है? निश्चित ही हर पार्टी में कुछ ग्रुप होते हैं और वो
प्रयास करते हैं कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ जाए। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है और प्रयास करना भी चाहिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ। और मैं तो ये कहता हूँ पहले वो सेवा करें, जनता की सेवा करें और उसके बाद निश्चित ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस बात के लिए तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर मैं चार्ज नहीं लगाता। मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी लकीर खींचने के लिए दूसरी की लकीर छोटी ना करें, अपनी लकीर को बड़ी करें जिससे उनको लाभ मिल सके। मैंने देखा है कि अभी राजनीति में जो नई पौध आ रही है वो शॉर्टकट को ज्यादा तरजीह दे रही है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर देना, बड़े आयोजन करवा लेना और खुद को एक स्थापित नेता समझने लगना, या लोगों से ये अपेक्षा करना कि हम एक स्थापित नेता है, हमें उस तरह से माना जाए। इस संबंध में आपके क्या विचार है? स्थापित नेता निश्चित ही कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ समय लगता है, 5-10 साल सेवा करें, निश्चित ही मौका मिलता है। तत्काल अगर चाहता है आदमी कोई कि मेरे को तत्काल लाभ मिल जाए, जिसके लिए बड़ी तकलीफ भी होती है, मगर कुछ लोगों को तत्काल लाभ भी मिलता है, उसकी भी अपने को बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से लाभ मिलता है तो निश्चित ही उनको प्रयास करने से फायदा मिल सकता है। मगर मेरी सोच ये है कि कई साल बीत जाते हैं। मैं तो सन 78 से 93 तक के मैंने राजनीति की और मेरे को 93 में विधानसभा की टिकट मिली थी। तो इस तरीके से पहले मेहनत करें, सेवा करें और सेवा करने के बाद निश्चित ही प्रयास करना चाहिए। और जब प्रयास करेंगे, सेवा करने के बाद प्रयास करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलता है। ये प्रयास की बात और ये क्वेश्चन केवल इस वजह से आया था क्योंकि अभी कोलियारी खरेगा डोनर मार्ग, इसके ऊपर काफी राजनीति हो रही है और लोग अपने अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं। जबकि मैंने अभी आपके डॉक्यूमेंटेशन देखे थे तो आप शायद इसके पीछे 17-18 से लगे हुए, 2017 या 18 से। तो इस संबंध में कुछ बताएंगे ताकि जनता के बीच में ये उनको जानकारी मिल सके, जनता को, कि एक्चुअल कोलियारी खरेगा डोनर वाला जो मार्ग है उसके जीर्णोद्धार के पीछे क्या। इसके लिए मैं 2006 से इसके लिए मैंने कार्रवाई की है। ये प्रेम प्रकाश वकील साहब का लेटर है, प्रेम प्रकाश पांडे जो मंत्री थे उनका लेटर है। इसी तरीके से कार्य अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल 2 का ये लेटर है 2020 का, इस पे प्रयास किया है। और 17-18 में बजट में पैसा जुड़वाया था, उसका भी वो लेटर मेरे पास है ताकि मैं उसको बता सकूं, जिसमें मुड़त जी का लेटर है। मुड़त जी PWD मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना काम किया, लेटर दिया और उन्हें जो बजट में जोड़ने की कार्रवाई की उसका ये लेटर है। तो इस प्रकार के समय समय पर, वैसे तो लेटर बहुत सारे हैं, समय समय पर ये चाहे कोलियारी मार्ग हो और चाहे हमारे चौक से प्रस्तावित गौरव पथ के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में हो, तो उसमें मुड़त जी का भी ये पत्र है जिसमें उन्होंने लेटर मेरे को भेजा है। इसी तरीके से सिहावा चौक से नहर नाका चौक तक गौरव पथ निर्माण 3 किलोमीटर 4, ये 17-18 का लेटर है जी। और जिसमें करीबन 20 या 22 रोड के जो कार्य मांग की गई थी, जिसमें धमतरी से डोनर जोरा तराई मार्ग चौड़ीकरण 33 किलोमीटर, गंगरेल कुकरेल रोड 4 लाइन मार्ग 11 किलोमीटर 40 मीटर, कुरुत सोरम भटगांव गोकुलपुर रोड चौड़ीकरण कार्य का 10 किलोमीटर 66-60, सिहावा रोड से नहर नाका तक 4 लाइन, इस तरीके से 340,
बांधा से मुजगान रोड 4 लाइन, इस तरीके से जी मैंने रोडों के कार्य के लिए कागज भेजे हैं और जिसका मेरे पास रिप्लाई भी आया है कि इसके लिए हम आप कार्रवाई कर रहे हैं करके। जी जी तो इस तरीके से रोड के काम हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात आई थी तो मैंने देवपुर में मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि कम से कम जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता पॉलिटेक्निक कॉलेज अपना ट्रॉमा सेंटर खोल दिया जाए, ताकि लोगों के एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि तत्काल कोई राहत मिल सके। इसलिए ट्रॉमा सेंटर भी खोलने के लिए निवेदन किया था और ट्रॉमा सेंटर भी आज हमारे धमतरी में उपलब्ध है। तो इस तरीके से जो कार्रवाई होती है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। सिर्फ पेपर में प्रेस में स्टेटमेंट देने से काम नहीं होते। मेरा 40-50 साल का अनुभव है, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके कैसे सैंक्शन कराए जाते हैं मैंने किया है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की सेवा करने का मौका निश्चित ही धमतरी के निवासी देंगे, यही कहना चाहता हूँ। एक अंतिम क्वेश्चन मैं राज्य सरकार को लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है 4.5 साल का, इसमें उन्होंने सर्वांगीण विकास की तरफ काफी स्ट्रेस दिया है, काफी जोर दिया है। तो आप का असेसमेंट आपका इस संबंध में क्या है कि क्या वो कहीं अपने इस उद्देश्य में पूर्ण हो पाए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी गौठान की योजना, रोका छेका अभियान, लेकिन यदि धमतरी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये योजनाएं कहीं धरती पर उतरती हुई नहीं लगती। जहां तक मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से सब वर्ग को, कोई ऐसा वर्ग बाकी नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। चाहे हर समाज की बात कहिए, हर समाज को अगर किसी को 20 लाख की जरूरत थी तो वहाँ 25 लाख रुपए दिए, कहीं 30 लाख की जरूरत थी वहाँ 35 लाख दिए। हर समाज के लोगों को, करीबन 30-40 समाज के लोगों को यहाँ धमतरी में ही उन्होंने पैसा दिया है और हर समाज का ख्याल रखते हुए आवश्यकता के अनुसार उनके लिए स्वीकृत किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धमतरी के विकास की बात करते हैं, निश्चित ही पानी की वजह से आज रास्ते खराब है, रोड खराब है। इसका मेन कारण भी मैं समझता हूँ कि यहाँ का रेती खदानों के कारण जो गड्ढे पड़ रहे हैं, पानी पड़ रहा है, उसके कारण भी हो रहा है। और एक तो रेती जो निकाले जा रहे हैं उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि जितनी रेत निकल रही है, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज मिट्टी दिख रही है, इतनी रेत खदानों से रेत निकाल दिया गया ताकि भविष्य में जो हमारा जो बोरिंग है, जो बोरिंग से जो पानी निकाला जाता है वो आज नीचे जा रहा है जी। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए रेत खदानों के ऊपर भी बेल लगाना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जब तक के रॉयल्टी गवर्नमेंट को चाहिए, तो रॉयल्टी अगर परमिट करता है तो निश्चित ही सरकार को रेत खदान तो करना चाहिए, मगर एक नियम के अनुसार अगर रेत खदान की खुदाई होगी तो इससे मिट्टी नहीं निकलेगी, रेत रहेगा, उससे पानी का जो स्टोर है वो होगा। और मैं समझता हूँ कि काफी प्रयास करने के बाद भी रोका जाता है और कुछ लोग इस पे रात को चोरी के हिसाब से रात को रेत निकालते हैं, उससे गड्ढे भी पड़ रहे हैं और एक्सीडेंट होने के भी चांस होते रहते हैं। जी जी। तो इसमें जी जो सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस काम में ज्यादातर लगे हुए लोग कांग्रेसी हैं, तो क्या उनके ऊपर किसी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकती? मैं समझता हूँ कि कांग्रेसी तो नहीं कह सकता, मगर बीजेपी वाले शीर्षे खदान चल रहे हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, मगर इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा शख्स जो कि सिर्फ राजनीति करने के लिए आज रोड में गड्ढे हैं करके स्ट्राइक भी करते हैं और वो एक तरफ रेती निकालते हैं और दूसरी तरफ रोड के लिए स्ट्राइक भी करते हैं ताकि दूसरे लोग ना निकालें, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो निकालने में सक्षम आज दिखता है। ये बहुत बड़ा आरोप हुडा जी के द्वारा भाजपा के एक कद्दावर नेता पर लगाया जा रहा है। आशा करते हैं कि इसका जवाब वो व्यक्ति जनता को जरूर देगा। बहरहाल तो ये थे गुरमुख सिंह जी होरा, जिनसे आज हमने
बातचीत की और जिन्होंने बेलाग और बेबाक जवाब हमें दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि होरा जी जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उन्हें किस तरह लेती है। तो अगले कार्यक्रम में